आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। पैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। REIT और इन्विट, आपने कई बार ऐसा नाम सुना होगा। मतलब क्या होता है इसका? ये ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जो इनकम जनरेट करने के मकसद से बनाए जाते हैं। ये कॉरपोरेट पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के साथ साथ हाई वैल्यू रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और मॉर्टगेजेस को भी मैनेज करते हैं। यहाँ इन्विट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं इसे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए उनके पैसों के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ करता है। तो आज के दौर में कैसे करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्विट में इन्वेस्टमेंट और कैसे हासिल करें मनचाहा मुनाफा, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। कंपनी सेक्रेटरी विनीत सहाय मौजूद हैं। स्वागत है आपका विनीत। और साथ ही हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप भटनागर। शुक्रिया। आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। संदीप, ये रीट, इन्विट, ये हमने सुना था निफ्टी के ETFs होते हैं, तो क्या ये कुछ ऐसा ही है, रियल एस्टेट को लेकर है इसमें? क्योंकि निफ्टी रियल एस्टेट तो नहीं है शायद, है ना? तो शायद क्या यही इसको माना जाए कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, एक पर्टिकुलर कंपनी में इंडिविजुअली नहीं करना है, स्टैंड अलोन नहीं करना है, तो आप इस ETF टाइप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी। तो क्या है ये, समझाएं हमारे दर्शकों को। जी सोनिया जी, आपने ठीक बोला। ये एक कोई कंपनी पर्टिकुलर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये एक तरीके का, हम कह सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें कि इन्वेस्टर से पैसा लेके रीट्स में लगाते हैं और एक इन्वेट होता है। तो रीट्स में क्या होता है कि जो रीट्स एक तरीके की ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट से जब ये रीट्स से जब ये इन्वेस्टमेंट होती है तो ये रियल एस्टेट में लगाया जाता है। मोस्टली ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, होटल्स में और इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है रीट द्वारा, और उससे फिर एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। उसी तरीके से इन्वेट होते हैं। इन्वेट के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, हाईवेज हो गए, इनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से ये रेगुलर रिटर्न जनरेट करते हैं। तो मेनली इनका जो फोकस रहता है, इनका रियल एस्टेट में रहता है रिट्स का फोकस, और इन्वेट्स का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रहता है। तो विनीत, मतलब अगर हमें रियल एस्टेट के रीट्स में या इन्विट में इन्वेस्ट करना हो तो हमारे पास क्या तरीका है? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं? क्या ये BSE NSE पर लिस्टेड हैं? हम क्या उसमें जैसे एक कंपनी का नाम सर्च करते हैं वैसे REIT करके सर्च करेंगे तो मिलेगा, या रीट्स के अलग अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोई कंपनीज हैं जो, या कोई फंड्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड इन्होंने कहा कि उस टाइप का है, तो क्या कुछ ऐसी कंपनीज हैं? कितने रीट्स हैं इंडिया में? इन्विट्स कैसे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो कहा जाता है कि बहुत टाइम बाद रिटर्न मिलता है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी वाला वहाँ पर हाल होता है। क्या इन्विट्स भी, अगर इन्विट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू? मतलब कैसे, अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँ? सबसे पहले इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक उसी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें रीट और इन्विट समझना पड़ेगा ये क्या है। जैसे एक इन्वेस्टर हमेशा सोचता है कि उसका एक शॉप हो, किसी मॉल में शॉप हो और उससे उसको एक रेगुलर रेंट आए, या फिर उसका एक पोर्ट हो, उससे उसको रेंट आए। लेकिन ये स्मॉल इन्वेस्टर की बस की बात नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट करे और वहाँ से वो रेंट ले। तो इसके लिए क्या किया गया कि छोटा छोटा फंड बनाया गया, जिसमें जो प्रमोटर हैं उनका 100 करोड़ का उनका नेटवर्थ होना चाहिए। वो एक फंड क्रिएट करते हैं और सेबी से अप्रूव कराते हैं। सेबी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा जो सेफ होना चाहिए। तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, वो वहाँ से फंड रेज करके वो फिर वो वैसे मॉल में, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा ऑलरेडी बन रहा हो, जिससे रेंट आ रहा हो। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं करते हैं। इसमें रिटर्न्स का इन द टर्म्स ऑफ मनी है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू है।
इसमें आपका ट्रस्ट का वैल्यू बढ़ेगा, वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा कंसर्न है कि एक रेगुलर इनकम हो। तो मैं अभी थोड़ा सा कंक्लूड अगर करूं इस बात को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 लोगों ने जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं, उन्होंने मिलकर एक फंड बनाया। 100 करोड़ का कम से कम वो फंड बना और फिर उन्होंने वो स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी से रजिस्टर करवाया। उसके बाद जो बाकी लोग हैं, सपोज जो चाहते हैं कि हम मॉल में एक दुकान हमारी होती तो शायद हमारा अच्छा रेंट आता, पर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उसके शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ट्रेड करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, डेफिनेटली इसी तरह से होता है। इसमें 100 करोड़ रुपया उसके जो प्रोमोटर होते हैं उनका नेटवर्थ होना चाहिए। अच्छा, नेटवर्थ होना चाहिए। फंड कितना भी बड़ा हो सकता है, फंड का साइज वो डिक्लेयर करते हैं जब इसका आईपीओ आता है। हाँ, क्योंकि 100 करोड़ तो बहुत ही कम हुआ। 100 करोड़ उनका नेटवर्थ होना चाहिए टू सिक्योर द इन्वेस्टर्स मनी। ओके, अगर उनका 100 करोड़ नेटवर्थ है तभी उनको अलाउ किया जाएगा। और फिर वो सारे शॉप्स या जो भी है उनका इन्वेस्टमेंट फंड से करते हैं, उससे वो जो इनकम जनरेट होता है वो अपना खर्चा और जो फंड ट्रस्ट का जो खर्चा है वो सब माइनस करके जितना बचता है उसका मिनिमम 90% उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन द केस ऑफ कंपनी, वो कंपनी के कुछ मतलब डिविडेंड उसके ऊपर डिक्लेयर करता है, वो प्रोस्पेक्ट्स पे करते हैं। यहाँ पे आपका मैंडेटरी है कि जो भी इनकम आपका नेट इनकम हुआ उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके यूनिट होल्डर को। तो इससे क्या होता है, इंश्योर ये होता है कि जितना भी रेंट आ रहा है या जो भी उसके प्रॉपर्टी से जो भी पैसा जनरेट हो रहा है उसका 90% उसके यूनिट होल्डर्स को जा रहा है। तो इस हिसाब से वो रेगुलर इनकम का एक जरिया है ये। ओके, तो ये जो आप कह रहे हो कि जो किराया आया, और क्योंकि उनको दोबारा कहीं इन्वेस्ट तो करना नहीं है, एक तरह से एक बार वो कर चुके हैं, तो अब जो पैसा आया वो एक प्रॉफिट है, उसको आप जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें बांटिए। तो ये शेयर होल्डर्स कौन? वो जो शेयर्स खरीदते हैं वो लोग, जिन्होंने इस पे इसके यूनिट्स परचेज किए हैं, जो इनके से इट इज शेयर तो नहीं होता है, इनको यूनिट्स बोलते हैं या सिक्योरिटी बोलते हैं। तो जितने अमाउंट का परचेज किया उसका प्रोराटा, उसका प्रोपोर्शनेट आपको पैसा मिलेगा, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका। ओके, तो फिर तो संदीप ऐसा वाला ढूंढा जाए जिसमें कि बहुत कम लोग हों, ताकि हमें जब शेयर मिले तो ज्यादा मिले प्रोराटा में। नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली ऐसा होता है, जब जैसे वनीत जी ने जो बताया, जब कोई एक स्पॉन्सर आता है, स्पॉन्सर एक आरईटी या इन्वेट को फॉर्म करता है और फॉर्म करने के बाद वो सेबी से अप्रूवल लेके उसकी लिस्टिंग कराता है। जैसे बिल्कुल जैसे इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होती है उसी तरीके से इसकी भी लिस्टिंग होती है। आईपीओ आता है, आईपीओ में सेबी ने मैंडेट यही किया हुआ है कि मिनिमम जो है, मतलब मैक्सिमम जो है 15,000 से आप स्टार्ट करोगे, 15,000 की रिटेल इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं, उसके ऊपर जितना मर्जी जो इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकता है। तो जब वो 15,000 का आईपीओ कोई सब्सक्राइब करता है तो उसको जो यूनिट्स मिलते हैं उससे फिर उसको वो रिटर्न आती है। तो बड़ा बहुत ही मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सिस्टम है, और क्योंकि ये आज अभी पॉपुलर नहीं है। आप देखिए भारत के अंदर सिर्फ 4 रीट्स हैं, और अगर आप ग्लोबली देखेंगे, ग्लोबली जो है पूरी दुनिया में 1000 रीट्स हैं। तो उसके लिहाज से भारत में कुछ 0.3% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो रीट्स में इन्वेस्टेड है। भारत के अंदर देखिए 1000 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है जो ऑफिस का स्टॉक जो कहा जाता है, जो सर्वे के अकॉर्डिंगली, और उसमें से मात्र 15% जो है वो रीट में है। और अगर आप यूएसए से कंपेयर करेंगे तो यूएसए का 90% का जो ऑफिस का स्टॉक है वो रीट्स के अंडर में आता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, इसका फ्यूचर आउटलुक भी बहुत अच्छा है, और आगे जाके इसमें ग्रोथ होगी। आप जैसा कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ज़रूर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बारी देखना चाहिए कि कितनी, क्योंकि आप ये देखिए कि जैसा विनीत जी ने बताया कि इसमें जो है जो रिटर्न्स हैं 90% उनको डिक्लेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। मतलब सेबी ने बोला है कि हर 6 महीने में करना है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2019 में पहला रीट लिस्ट हुआ था, तो तब से हर 3 महीने क्वार्टरली मतलब ये लोग 90% के करीब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऑन एन एवरेज 5 से 7% का रिटर्न। आप देखिए
अब आप इसको इक्विटी से कंपेयर नहीं कर सकते कि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम है। तो 5 से 7% का जो है वो रिटर्न इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। क्योंकि देखिए आपने रीट्स परचेज करा तो रीट्स में क्या होता है, उनको रेंटल इनकम आता है, रेंटल इनकम में फिर वो अपने खर्चे वर्चे काट के वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन साथ के साथ इनको जो है अपना वैल्यू भी बढ़ती है, जो उन्होंने रियल एस्टेट खरीदी है उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है तो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। जो एनएवी है वो आपकी, क्योंकि एनएवी से जो है वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, तो एनएवी आपकी मान लीजिए इस साल में 300 की थी, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे तो 10% बढ़ गई, 330 की हो गई। वो कैपिटल एप्रिसिएशन चलता रहता है। मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। वैसे हम अपने शो में विनीत कभी भी किसी शेयर्स का या किसी चीज़ का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही रीट हैं तो देयर इज़ नो हार्म आई थिंक, और मेरे प्रोड्यूसर भी शायद इसको ओके कर देंगे। जैसे करंटली अगर हम देखें, एक एम्बेसी ऑफिस पार्क्स करके है। अब मुझे ना इसी बात पर एक सवाल उठाना है कि 2019 में वो लॉन्च हुआ, आज 2025 चल रहा है, 310 रुपये करीब का था जब लॉन्च हुआ, आज उसकी वैल्यू अराउंड 350-370 है। बीच में हालांकि वो एक बार 510 भी गया था, लेकिन वो आज तक उसने दोबारा छुआ नहीं है। ब्रुकफील्ड की अगर हम बात करें तो वो 2021 में आई थिंक लॉन्च हुआ था, तब 220 करीब में लॉन्च हुआ था, आज उसकी 290 वैल्यू है। और माइंड स्पेस 2021 में लॉन्च हुआ, करीब 280-300 में लॉन्च हुआ था, और अभी 2025 में 380 है। तो ऐसा बहुत माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स नहीं है, बट क्या रीज़न है इतने स्लो एंड स्टेडी रिटर्न्स के? क्या ये वर्थ इट है, या फिर लगा के भूल जाओ वो वाली बात है? मतलब क्योंकि वो जो आप कह रहे हो कि 1000 हैं दुनिया भर में और यूएस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, इंडिया में अभी पॉपुलर नहीं है, तो पॉपुलर तो इंडिया में तभी होगा जब कोई अच्छा रिटर्न मिलेगा या कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी उसकी। नहीं है क्या कि जब रीट्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मत सोच के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें कि ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट चूंकि हम वी आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं हम, तो हम हमेशा कैपिटल मार्केट में करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं। ये ना तो म्यूचुअल फंड है ना ही शेयर मार्केट है, ये एकदम तीसरा तरह का फंड है। कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से में कोई भी इक्विटी ऐसा नहीं है जो आपको हर एक क्वार्टरली रिटर्न्स आपको दे, जैसे बताया इन्होंने क्वार्टरली रिटर्न्स, क्वार्टरली आपको रियल कैश मिल रहा है। तो रियल कैश आप इसको लगा के भूल सकते हैं अगर आपको आपका जो कैश रिक्वायरमेंट है मीट कर रहा है। आपको वैल्यूएशन पे नहीं देखना है, फिर वैल्यूएशन इसका तभी बढ़ेगा जब रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन होगा। रियल एस्टेट में कब अप्रिसिएशन होता है? जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो ऑफिस या जो बिल्डिंग बन गया और उससे रेगुलर इनकम जनरेट होता है वो स्टेबल होता है, उसमें आपको बहुत ह्यूज अप्रिसिएशन या अनएक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको रेगुलर इनकम वो आपका गारंटीड है, वो आता रहेगा। तो रेगुलर इनकम सिर्फ तभी गड़बड़ हो सकती है जैसे कोविड का कोई सिचुएशन आ जाए, लॉकडाउन हो जाए, या इस टाइप का बिल्कुल ही स्लो डाउन आ जाए, मार्केट में रेट्स गिर जाए, रेंटल रेट गिर जाए, ऑफिस वेकेट होने लगे, कंपनियां वापस जाने लगे, तो तब तो रेट तो इसका कम होगा, इसका दोनों चीज, आपका इनकम भी घटेगा और इसका वैल्यू भी घटेगा। बट ऐसा अभी इंडियन सिनेरियो में ऐसा है नहीं, मार्केट स्टेबल है और कंपनीज बढ़ रही है, ऑफिस में लोग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये रिस्की है। रिस्की तो अगर रिस्क का कंपैरिजन करें तो ये तीनों में सबसे कम रिस्की है। तो मतलब जब इन्वेस्ट करें तो ये देखें पहले कि उन्होंने जो ऑफिसेज लिए हुए हैं उनकी लोकेशन क्या है, और क्या आने वाले टाइम में कोई नया एरिया आ जाए तो वहाँ पर लोग शिफ्ट हो जाएं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, नोएडा में एक मॉल है, तो पहले वो जो मॉल था सबसे हैपनिंग मॉल था, लेकिन उसके बाद जब नया मॉल आया तो वो पुराने मॉल में लोगों ने आई थिंक बहुत ही कम कर दिया जाना, सारी अच्छी कंपनीज वो नए वाले मॉल में शिफ्ट हो गई। तो और मुश्किल से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो अगर आप उसको समझाएं तो इसमें तो वो रिस्क इसलिए कम है क्योंकि आपने एक मॉल में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, इसमें मल्टीपल मॉल्स में इन्वेस्टमेंट है, मल्टीपल ऑफिसेज में, सिर्फ मॉल में ही नहीं, वर्क स्पेस में भी इन्वेस्टमेंट है आपका, वो अलग अलग मॉल में भी है, वेयर हाउसेज में भी है।
इवन रेसिडेंशियल में भी है, लेकिन बहुत साइज बहुत कम है अभी चूंकि ये उतना ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। हो सकता है रेसिडेंशियल में भी इन्वेस्ट करें, लेकिन अभी उतना नहीं है। तो ये वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मॉल का कम हुआ तो दूसरे से ये हो गया। ऐसा रेंटल इनकम इतना छोटा साइज का बिजनेस नहीं है, तो उसमें आपका वो रिस्क नहीं है। एटलीस्ट रेंटल इनकम का जो लॉस ऑफ रेंटल इनकम है वो वैसा रिस्क नहीं है इसमें। ठीक है संदीप, जो प्रमोटर्स हैं इसके किसी भी रीट वाले पोर्टफोलियो के, वो उनको क्या फ़ायदा है अगर लोग उसमें इन्वेस्ट करें? क्या वो उस पैसे को कहीं यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्योंकि उनको तो अपना प्रॉफिट ही बांटना पड़ रहा है, तो व्हाट इज़ द नीड? देखिए सुनील जी, ऐसा होता है कि जब कोई प्रमोटर है या जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं, अगर वो उसमें रीट कोई फॉर्म करता है तो सबसे पहली बात उसको मिनिमम 15% अपना स्टेक उसमें रखना पड़ता है। ये सेबी का नॉर्म है। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो भी उसका मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसका एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो उनको भी आता है, क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं। इसमें हालांकि एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहता है, तो वो भी उस चीज़ को देखता है। तो उनको भी कुछ शेयर उनको भी होता है, कुछ शेयर स्पॉन्सर का भी होता है, तो बेनिफिट उन सभी लोगों को होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर को ही बेनिफिट हो रहा है। इन्वेस्टर को बेनिफिट हो रहा है। इन्वेस्टर को बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये हो रहा है कि देखिए उसका जो फंड है वो मैनेज हो रहा है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट को, उस रीट्स को, उस इन्वेट को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि उसमें एक और रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो भी मैनेज करेगा उसका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फंड मैनेजमेंट में, या फिर रियल एस्टेट में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में। तो वो लोग जब मैनेज करते हैं तो उसमें जो आपकी रिटर्न्स के चांसेस हैं, वो जो स्टडी रिटर्न्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उसमें आपको एक स्टडी रिटर्न्स हर क्वार्टर में मिलेगा और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। फिर उसके साथ एक और चीज़ ये भी है, जो अभी आप बात कर रहे थे कि कोविड के अंदर जो नुकसान हुआ, या जैसे किसी मॉल में शिफ्ट जाते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ क्या, मैं लगभग सारे जितने भी रीट्स होते हैं उनके अंदर एक जो लीज एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनके लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट होते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल के। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें इनका एक कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी, यानी कि जो लीज एक्सपायरी है वो कितने पीरियड में हो रही है। तो लीज एक्सपायरी जितना ज़्यादा पीरियड होगा, तो बीच में अगर कोई चीज़ आएगी भी ना, तो आपको रेंट तो आता ही रहेगा। तो रेंट के अंदर कभी इसमें अनलेस एंड अनटिल के लीज एक्सपायर हो गई, फिर रिन्यू नहीं हुई, जैसा आपने बताया कि वो एक मॉल में आना ही बंद कर दिया, तो ये हो सकता है कि जितने पीरियड तक का एग्रीमेंट है तब तक तो वो कंटिन्यू करेंगे। अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिल्कुल ही उसमें फुटफॉल ख़त्म हो गया है, तब तो नेचुरली उसका जो भी लॉस लेके वो लोग एग्जिट करेंगे। बट नॉर्मली अगर छोटे मोटे बीच में या जैसे जो इश्यूज आते हैं, तो उसके अंदर वो लोग सेल कर जाते हैं, और इसीलिए उसका रिटर्न नॉर्मली एक एवरेज रिटर्न। अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ शेयर मार्केट जैसा रिटर्न आएगा, जो आपने बात करी कि जी कोई एक्सेप्शनल रिटर्न आएगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको ना ये देखिए कि ना तो इसका रिटर्न एफडी जितना कम है, और ना ही इसका शेयर मार्केट जैसा ज़्यादा है। शेयर मार्केट में आप जैसे अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 20% 25% तक आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बीच का ये रिटर्न है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा रिस्क लेंगे तभी आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे ना। आप 5-6% की इन्फ्लेशन अगर हम लेके चल रहे हैं, तो उसको बीट करने के लिए आपको 10% तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, अगर आपको टैक्स काट के रिटर्न लानी है। तो थोड़ा रिस्क लेना है और थोड़ी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें, तो उस कैटेगरी में इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फिट आता है। ठीक है, तो जिससे क्वार्टरली पेमेंट्स अगर हो जाती हैं और वो एक बेनिफिट है यहाँ पर इन्वेस्ट करने में, तो उस पर टैक्स वगैरह का क्या सिस्टम है? और ख़ासकर अगर हम क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं ताकि लोग एनकरेज हों इन्वेट में इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि फिलहाल तो कोई इसमें ऐसा कुछ टैक्स नहीं रिबेट नहीं, कोई टैक्स रिबेट अभी क्या टैक्सेशन है इसमें? जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट है सेम उसी स्लैब में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, ठीक है।
तो आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ इसको। देखिए इसमें क्या था कि पहले रीट्स में और इन्वेट्स में जो टैक्सेशन होती थी ना वो डेट फंड के कैटेगरी में होती थी। तो रीट्स की ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन्वेट ने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें ग्रोथ जो थी, क्योंकि नए नए सेक्टर्स आए थे, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने इसको जुलाई 2024 का जो बजट आया उसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया और इनको इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि अगर आप 1 साल से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, और 1 साल से ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे। और उस कैटेगरी में आपको 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आपको होता है तो 1,25,000 का एग्जेम्प्ट होता है, वहाँ तक एग्जेम्प्ट होता है। उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% का टैक्स लगता है। तो ये इन्होंने किया, क्योंकि पहले क्या था, 3 साल का था क्राइटेरिया कि 3 साल के ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे तब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, फिर आपको 20% का टैक्स होगा। खैर पहले उस समय 20% का ही टैक्स था, तो ये इन्होंने किया। अच्छा, अब रही बात रेंटल इनकम यानी डिविडेंड की। डिविडेंड के अंदर इन्होंने क्या किया है कि अगर जो रीट या इन्वेट है, अगर वो एक इनकम टैक्स के अंदर एक कंसेशन होता है सेक्शन 115BAA के अंदर, तो अगर उस सेक्शन के अंदर वो अपना टैक्स दे रहे हैं, यानी कि कंसेशन टैक्स अवेल कर रहे हैं, तब तो जो इन्वेस्टर है उसको पूरा टैक्स देना है अपने स्लैब रेट के हिसाब से। और अगर वो कंसेशन नहीं ले रहे हैं तो फिर वो डिविडेंड जो आएगा उनको फिर वो टैक्स फ्री है। तो ये इन्होंने ये कैच है वहाँ पे। तो वो जब आपको रिटर्न आएगी तो उसमें वो लिखा आता है कि हमने इसमें कंसेशन रेट लिया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर हमने कंसेशन रेट नहीं दिया, आपको ये डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री है, तो वो उसके अंदर आता है। तो उसको आप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी रियल एस्टेट की बात आती है ना, तो मोस्टली कहा जाता है कि धोखा ना हो जाए। मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि ये सर्कल रेट्स तो एक होते हैं, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा कई बार होता है कि भाई इतना इसका प्रीमियम है, ये है, वो है, तो उसके चक्कर में कहा जाता है कि रियल एस्टेट में आप ट्रस्ट थोड़ा कम है, और यहाँ तो नाम ही ट्रस्ट है। तो इसलिए मुझे जानना है कि एक्चुअली कितना ट्रस्ट वर्दी है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन अंडरस्टैंड कि एक टाइम आया था जब लोगों को मोबाइल टावर्स अपने घर के छत पे लगाने में काफ़ी पैसा मिलता था, फिर उसके बाद उनको रेडिएशन वगैरह का पता चला, उन्होंने कम किया। लेकिन आजकल लोग चाहते हैं कि डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट हो जाए, या जो हॉस्पिटल बन रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो क्या जैसे म्यूचुअल फंड्स अब थोड़े हमने देखा है कि बदल गए हैं, अब हमने देखा है कि ग्रीन एनर्जी का म्यूचुअल फंड आता है, या फिर एक हेल्थ केयर का आता है, या फिर कोई डिफेंस का आता है, या कोई ग्रोथ का आता है, ऐसे यहाँ पे भी अलग अलग रेट्स होंगे? नहीं, अब फिलहाल तो अभी कोई डिफरेंट रेट्स नहीं है कि जिन्होंने स्पेसिफिक अपने आप को चूंकि 4 ही हैं और उन्होंने इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन अभी आया नहीं है। तो क्या यूएस वगैरह में है या अलग तरह के डाइवर्सिफिकेशंस हैं? वहाँ डेफिनेटली वहाँ पे है। वहाँ पे अलग अलग, चूंकि प्रॉपर्टी का नेचर अलग अलग होता है, वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए भी काफ़ी अच्छे रेट्स हैं। वहाँ पे इन्वेट भी अलग अलग, पोर्ट्स के लिए सेपरेट है, रोड्स के लिए अलग है, लेकिन यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उस तरह का अभी मार्केट उतना ओपन नहीं हुआ, उतने सारे लोग नहीं हैं। अभी टेस्टिंग टाइम है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन लोग अभी भी इसको वही सोच रहे हैं कि मेरे को स्टॉक एक्सचेंज जैसा नहीं आ रहा है, हमारा वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। वो पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हमारा वैल्यू भी बढ़े। तो ये चीज़ नहीं, और ये इट इज़ नॉट सोल क्राइटेरिया कि सिर्फ आप इनबिट में या रेट में आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। इट इज़ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एक पोर्शन आपको इसमें भी आप कर सकते हैं। इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी टू हेज योर रिस्क फ्रॉम व्हाट यू आर गेटिंग इक्विटी में जो आपको मिल रहा है, या म्यूचुअल फंड में जो आप रिस्क हो रहा है, इधर थोड़ा ये उससे कम रिस्की है। तो इस तरह से ये पार्ट ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट बन सकता है, लेकिन सिर्फ आप रीट पे करें या इनबिट पे करें तो आपको उस तरह का रिटर्न नहीं है फिलहाल। तो संदीप, कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो आपको रीट वगैरह में करना चाहिए ताकि यहाँ पर भी जैसे इन्होंने बोला हेजिंग हो जाए? जी सुनो जी, एक्चुअली परसेंटेज तो देखिए वो डिपेंड करेगा आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पे कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10%, 15%, 20%
इतना मेरे हिसाब से अभी स्टार्टिंग, क्योंकि अभी एकदम स्टार्टिंग फेज है, तो 15-20% तक तो हम रीट्स में जा सकते हैं। अब जैसे आपने बोला कि उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें, अब जिन लोगों को पैसिव इनकम चाहिए, स्पेशली जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको पैसिव इनकम चाहिए होती है। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ, आपको कंपैरिजन अगर हम ड्रॉ करें रियल एस्टेट में और रेट्स में, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, आपने सोचा कि चलो मेरे पास कुछ फंड है, 50 लाख रुपए हैं, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है। आप गए मार्केट में, प्रॉपर्टी कैसे खरीदेंगे, आप पहले प्रॉपर्टी हंट करेंगे, आप ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे पता नहीं रेट ठीक है, 50 की है, 40 की है, कि मैं महंगी तो नहीं ले रहे हूँ, है, तो ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई चलो ठीक है, हमारी डील हो गई। अब उसके बाद ये देखो कि जी वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ठीक है नहीं है, ये जेन्युइन सेलर है कि नहीं है, कहीं कुछ में गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई हाउस टैक्स उसका पेड है कि नहीं है, का घोंसला ना हो जाए। बिल्कुल सही। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रोकर को भी कमीशन देना पड़ेगा। फिर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको, अब आप सोचेंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीद तो लिया, अब उसको रेंट पे तो उठाएं। अब फिर रेंट पे उठाएंगे तो फिर आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कोई टेनेंट, वो टेनेंट ठीक है नहीं है, उसकी भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का, इसके बाद एग्जिट, आपको कहीं किसी खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या आपको एजुकेशन करनी है बच्चों की, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना है, तो कम से कम आप लिक्विडेट करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। और अगर किसी को पता चल गया कि आप लिक्विडेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको जरूरत है, तो फिर आपको मुंह में दांग भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही, नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे, फिर तो उसके हिसाब से हो जाएगा, इनको तो बेचना है तो हम अपने हिसाब से डिस्ट्रेस सेल हो जाएगी, डिस्ट्रेस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें रीट्स को अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, आपने सीधा जाना है स्टॉक एक्सचेंज में, आपको रीट्स के लिए अप्लाई कर, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आपने रीट्स जितने भी आपको खरीदने आप खरीदें, आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे नेक्स्ट डे। आपको ये कोई टेंशन नहीं करनी, क्योंकि ये सारी टेंशन कौन कर रहा है, वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रीट्स के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सारी टेंशन ले रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसको रेंट पे देना है, कितने रेंट पे देना है, और जब उनको बेचनी है तो उसकी भी टेंशन उन्हीं की है, सारा ड्यू डिलिजेंस वही लोग करते हैं। अच्छा, लिक्विडेट करना है, अगर आपने कोई रीट्स खरीद लिए, आपको लगा कि यार मेरे को इसको, अब तो मेरे को पैसे चाहिए, आपने उसमें सेल करा, और आजकल तो T+1 का ज़माना है, आपके नेक्स्ट डे में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। तो लिक्विडिटी बहुत है इसमें, लिक्विडिटी बहुत हाई, लिक्विडिटी है, हाँ है, खरीदार है। कंपैरेटिवली अभी इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितना कि आप शेयर मार्केट में देखते हैं, लेकिन अभी अच्छी लिक्विडिटी है, काफ़ी बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया के अंदर, रीट्स के अंदर 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं, तो वो लोग खरीद फरोख्त करते रहते हैं, तो ऐसा है। तो रीट्स के लिए भी अगर किसी को बाय करना है तो वही जैसे चार्ट एनालिसिस होता है, फंडामेंटल्स तो आपने समझा दिया कि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके भी आप खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी हम देखें कि कहाँ सही लेवल आ गया है प्राइस का, तब एंटर करें, या फिर क्योंकि 5-6 साल के लिए खरीदना है तो कभी भी एंटर कर लो, आ जाएगा वापस रेट वहीं पर। इसमें तो अभी ये नहीं कर सकते कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, चूंकि वॉलेटाइल है ही नहीं है। एक एक्सेप्शनल केस में आपका 20-25% का गेन हुआ, फिर वो वापस आ गया, इट इज़ क्वाइट स्टेबल। मतलब आपका ये नहीं सोचना कि अभी मार्केट कम है तो हमें बाई करना है, मार्केट हाई है तो हम सेल करके निकल जाएंगे, वो मेंटलिटी से आप रीट या इनविट में आप एंटर नहीं कर सकते। आपको बस यही देखना कि हमें पैसा कितना रिटर्न आएगा इसका, और हालांकि ये हर 6 मंथली अपना वैल्यूएशन देते हैं, क्या वैल्यूएशन आता है, लेकिन आप वैल्यूएशन रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आपका इन्फ्लेट नहीं होता, क्योंकि स्टेबल, अच्छा इन्हें भी स्टेबल मार्केट पे ही लगाना है जिससे ऑलरेडी रेंट आ रहा है। सिर्फ 20% अंडर कंस्ट्रक्शन पे लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी अंडर कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे तो रिस्क है बट रिटर्न भी आएगा, लेकिन वो बस लिमिट 20% ही है, तो 80% आपका स्टेबल में ही रहना है, जिसमें मतलब आपका एप्रिसिएशन आपका बहुत लिमिटेड है। तो उस हिसाब से बस आप ये सोच सकते हैं कि हमें एक फिक्स इनकम है और ये पैसा पड़ा हुआ है, इट इज सेफर देन कैपिटल मार्केट, और इसका रिटर्न एफडी से ज़्यादा है, उस नज़र से आप इसको देखें।
आप इस नज़र से नहीं देख सकते कि इसमें मुझे रिटर्न भी ले आएगा और रेगुलर इनकम भी आएगा, दोनों चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, मैं एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा इसमें जो इन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक। इसमें जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये देख सकते हैं एक्चुअली क्या है कि जैसे रिपोर्ट्स भी इनकी ना हाफ ईयरली पब्लिश होती हैं, इनको मैंडेटरी है कि हाफ ईयरली पब्लिश, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इनका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। तो नॉर्मली जैसे अगर रेंटल्स हैं तो आपका इनका ऑक्यूपेंसी रेट 80-85%, 90% है तो बहुत अच्छा माना जाता है वो। फिर उसके बाद इनकी क्या होता है कि जो लिस्टिंग प्राइस है और जो NAV है वो नॉर्मली डिफरेंट हो सकती है, होती भी है आमतौर पे। तो अगर हमें NAV से कम रेट में मिल रहा है कोई भी रीट, तो हम ये मान सकते हैं कि हमें थोड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो वो हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर NAV से ज़्यादा पे मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए वो प्रीमियम है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे। ओके, तो जैसे हमने शुरू में बताया था कि जब IPO आया था तो 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें थी, तो अभी भी क्या मिनिमम लॉट है जो खरीदना या मिनिमम यूनिट्स हैं जो खरीदने हैं, कुछ आइडिया हो किसी को? जी उसमें सुनिए जी, जो लॉट है वो तो 15,000 IPO का तो है ही है, लेकिन आज की डेट में लिस्टिंग में कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे तो 1 यूनिट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 लाख यूनिट भी ले सकते हैं। उसमें कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी तरीके की, दोनों में, इन्वेट में भी और रीट्स में भी। ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं। जैसे अच्छा, कोई इन्वेस्टर लिमिट भी है क्या कि बस इतने यूनिट्स हैं आप और नहीं खरीद सकते? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं है। ठीक ऐसा कोई स्पेसिफिक, ऐसा कोई अभी फंड नहीं आया, हो सकता है कि आए फ्यूचर में कि इतने ही यूनिट होंगे, अभी नहीं है। ठीक है, एक मुझे ना सवाल इस बारे में पूछना था कि अभी 2-3 हफ्ते पहले एक कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, जो सेबी ने जब पता किया उनकी फैक्ट्री में गए तो उसका प्राइस आई थिंक 100x टाइप हो गया था, लेकिन जब वो गए फैक्ट्री में तो पता चला कि 2 या 3 लोग काम कर रहे थे, और उसके बाद से उसका क्रैश होना शुरू हुआ स्टॉक प्राइस, और आई थिंक वो अब 2 डिजिट पे आ गया है। तो व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ दैट जो यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि ठीक है हमने 80% जो है अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे मॉल्स में किया हुआ है या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में किया हुआ है जहाँ पर हमें रेंट आ रहा है, तो क्या किसी को पर्सनली अगर सपोज कोई बहुत ही ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहा है तो जाके पर्सनली देखना चाहिए, ये सब करना चाहिए, या क्योंकि आजकल बुक्स पे कितना भरोसा किया जाए? हालांकि सेबी है, रेगुलेट करती है, लेकिन फिर भी लूपहोल्स लोग निकाल ही लेते हैं। हाँ देखिए, जो आपने एग्जांपल लिया जो जिसका क्रैश हो गया था, वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या होता है कि जब मार्केट में लिस्टिंग होती है तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स उसको रेट्स को बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज कर करके और फिर उसके बाद वो पब्लिक में फेंक देते हैं और उसके बाद वो मार्केट में क्रैश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कंपनी की कुछ है ही नहीं, वो ना के बराबर है। ऐसा मतलब एक ही केस काफ़ी सारे केसेस में हुआ है। एक SME लिस्टिंग हुई थी, उसमें भी यही केस हुआ था। उसमें भी वो एक डीलर था, उसमें उनके मतलब एक ही छोटा सा शोरूम था उसका, उसमें मेरे ख्याल में 7-8 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, और उन्होंने इतनी लिस्टिंग करी, उन्होंने लिस्टिंग करी थी मेरे ख्याल 200-300 करोड़ की, और उसमें उनको सब्सक्रिप्शन मिल गया था हज़ारों करोड़ का। हाँ, यही पर आसपास तो ये तो इस तरीके से ऐसे हो जाता है। लेकिन जो बात अगर हम रीट्स की कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में, क्योंकि ना आप देखिए कि जो रीट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, रीट्स काफ़ी हाई नेटवर्थ के होते हैं सारे, तो उसमें चांसेस काफ़ी कम है। सेबी की गवर्नेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी हमने बात करी कि वैल्यूएशन भी आपको 6-6 महीने में वैल्यूएशन करानी है, 6-6 महीने में आपको एनुअल रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट्स, फिनेंशियल्स पब्लिश करने हैं। और अगर अच्छा, इसमें अगर एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई रिलेटेड पार्टी, मतलब जो आपस में जो अंदर ही मैनेजमेंट है, अगर उनकी तरफ कोई भी उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो इसमें 50% जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, उसमें 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और जो रिलेटेड पार्टी का जो डिसीजंस होंगे वो सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही ले सकते हैं, बाहर का कोई डायरेक्टर ले ही नहीं सकता। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं आज की डेट में बहुत उनकी कंप्लायंस बड़ी ज़बरदस्त है। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम
क्वालिफाई करके तब आप इंडिपेंडेंट, तो मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए उस चीज़ के चांसेस मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। ऑडिट्स भी होते होंगे। ऑडिट्स तो है ही, ऑडिट्स तो रेगुलर है ही है, ऑडिट भी करने हैं आपको, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो क्वार्टरली रिव्यू आपको कराना पड़ता है, तो क्वार्टरली रिव्यू के बाद आपको अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें। इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड या करना please। चाहूँगा कि इसमें 2 लेवल पे ऑपरेशन होता है। एक तो ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी आर डिफरेंट फ्रॉम स्पॉन्सर्स, मीन्स जो प्रमोटर हैं और ट्रस्टी है वो दोनों 2 लोग होते हैं, ओके। तो कॉमन नहीं होते हैं। तो ट्रस्टी का भी अपना रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और ट्रस्टी भी इसमें सारे अच्छे ट्रस्टी होते हैं जहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं जिनका काफ़ी रेपुटेशन होता है, वो भी सेबी से वेटेड होते हैं कि ये कैपेबल हैं ट्रस्ट मैनेज करने के लिए या नहीं, और स्पॉन्सर्स होते हैं, तो चेक एंड बैलेंस रहता है इसमें हमेशा। तो एक तो रिस्क वो आपका कम हो जाता है, दूसरा इसमें यह है कि आपको हर क्वार्टरली आपको रिजल्ट पब्लिश करना है, हाफ ईयरली आपको वैल्यूएशन देना है, और फिर एनुअल वैल्यूएशन होता है, वो अलग होता है। एनुअल जो वैल्यूएशन होता है वो कंप्लीट असेट्स का होता है, और हाफ ईयरली उसी को एनुअल को जो क्या एडिशन हुआ और क्या सब्सट्रैक्शन हुआ उसका वैल्यू करके वो फाइनल वैल्यू आता है। तो इस पे चेक्स अभी तक तो काफ़ी अच्छा चेक्स लगता है देख के, और इसके जो स्पेकुलेशन इसमें है नहीं, पॉसिबल नहीं है, शेयर मार्केट है नहीं कि इसमें स्पेकुलेशन बहुत करे कोई। तो अगर स्पेकुलेशन नहीं है तो प्रमोटर्स को क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट स्पॉन्सर को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा यूनिट्स कॉस्टली बिकेगा, तो वो इसमें कुछ गुफअप भी नहीं करने का स्कोप है उनके पास, कोई मोटिव नहीं है बेसिकली। तो इन दैट वे आई कंसीडर कि ये ज़्यादा सेफ है म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट से। और कोई मेच्योरिटी नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, मतलब ये लॉन्ग टर्म चलता रहेगा जितना आप चाहें, लाइक एनी स्टॉक फॉर दैट मैटर। हाँ। तो इसके अलावा क्या जो एक्सपोजर है इनका, क्या वो इंटरनेशनल भी हो सकता है? अभी तक तो कोई भी इंटरनेशनल अगर स्पॉन्सर्स आएंगे तो उसको भी सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए। इसमें अभी इन्वेस्टर के तौर पे मुझे मतलब ठीक से पता नहीं कि क्या गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन बनाई है इसमें इसके लिए। ठीक है, तो मैं ना दोनों से एक यही सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर इतना सेफ है और सेफ भी है और रेगुलेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसका कंप्लायंस भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप अपना पैसा डालेंगे तो एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, एक आपको क्वार्टरली इनकम भी मिलेगी, तो इस सब के चलने के बाद भी ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया है? पिछले 5-6 साल से तो शुरुआत हो ही चुकी है, तो सिर्फ 4 ही हैं अभी। और इन्विट के बारे में भी बताएं कि इन्विट में किस तरह का अभी रिस्पॉन्स है लोगों का, क्यों नहीं हो पा रहा है पॉपुलर, क्या रीज़न है? मेरे हिसाब से देखिए सोना जी, पॉपुलर इसलिए नहीं हो पा रहा है, जो एक तो ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस बड़ी कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि रीट्स का फिर भी लोगों को पता है, लेकिन इन्वेट्स के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है, और पॉपुलर नहीं है। फिर मान लीजिए अगर किसी को पता भी है ना, तो उसको ये नहीं पता कि ये रीट्स करते क्या हैं और रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं और कितनी रिटर्न आती है। तो मेरे ख्याल में अगर जिस तरीके के ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अगर ऐसे प्रोग्राम और होंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये समझेंगे कि ये एक इनकम जनरेट करने का अच्छा ज़रिया है। नंबर 2, इसमें एक और रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है, उसको अगर रिस्क नहीं लेना है ना, तो फिर वो ज़ीरो रिस्क लेके वो एफडी करा लेता है। वो कहता है कि मैं एफडी ही करा लेता हूँ, मेरे को चलिए मुझे पता है कि 7% 6% का एफडी का इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर जो कोई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है जो कहता है कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो वो फिर सोचता है कि मैं शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दूँ, मेरे को 7-8% की रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन 5-6% का कैपिटल एप्रिसिएशन, पता नहीं वो कब होगा कब नहीं होगा, इससे अच्छा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे 15% का 20% का रिटर्न और एक्सेप्शनल केसेस में और ज़्यादा भी रिटर्न आ जाएगा अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 2 कारण मेरे को समझ में आते हैं कि ये है कि ऐसा करा गया है। और दूसरा ये है कि अभी ये बहुत ही
चाइल्डहुड स्टेज कह सकते हो आप इसकी, क्योंकि अभी लिस्ट हुए हैं। 2014 में तो ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ था इंडिया में और 2019 में लिस्टिंग स्टार्ट हुई है। तो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कर के मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। आप ये देखिए कि 15% का जो ऑफिस स्पेस है वो रीट्स के अंडर में है, और हर साल जो GCC हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं, उनकी वजह से 100 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस जो है इंडिया में हर साल बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये ऑफिस स्पेस बढ़ेगा तो इनका कंट्रोल रीट्स के पास ज़रूर आएगा, और रीट्स उसकी वजह से ये काफ़ी ग्रो करेंगे। जी अच्छा, इनविट्स के लिए आपने बोला, इनविट्स के लिए रिटर्न्स उसमें अभी इतने पुख्ता नहीं है जितने कि इसके अंदर है। रीट्स के अंदर थोड़े से रिटर्न्स थोड़ा सा बेटर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं इनविट्स में अभी, क्योंकि इनविट्स क्या है कि अभी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टर अभी नहीं इन्वॉल्व हुए हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि आप देखिए, कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो अगर 100 रुपये की आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमारा 300 रुपये जो है GDP के अंदर कंट्रीब्यूट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, हम देख ही रहे हैं। चाइना में जो डेवलपमेंट हुआ है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ है, क्योंकि एक एक रोड्स उनके हर गांव के अंदर पहुंच गई, उसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो रीट्स की जो इन्वेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। इन्वेट्स में एक और कारण है कि इसमें ना रेगुलेटरी इंटरजेक्शन बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई पावर प्रोजेक्ट है, उसमें अगर किसी इन्वेट ने इन्वेस्ट किया हुआ है और गवर्नमेंट का कोई मैंडेट आ जाता है कि नहीं, इस पावर प्रोजेक्ट को आपको शिफ्ट करना है, कोल से पावर बनती है, तो फिर आपका वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इन्वेट के नज़रिए से अगर हम देखें तो। बिल्कुल। या फिर हाईवे के अंदर कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मुंबई में एक हाईवे था, वहाँ पे टॉल चल रहा था, फिर गवर्नमेंट ने कुछ कैलकुलेशन करी, बोले कि इसमें टॉल अब बंद कर दिया जाएगा, अब इसको फ्री कर दिया जाएगा, तो उस केस में फिर लॉस हो जाता है। तो विनीत, आपका तो नाम ही अगर हम स्क्रैम्बल करें तो इनविट और विनीत काफ़ी सेम है, पर आपका सारा टाइम संदीप जी ने ले लिया। तो एक लास्ट रिमार्क मैं आपसे चाहूँगी 30 सेकंड्स का। आपने पूछा था कि ये पॉपुलर क्यों नहीं है। हाँ। पॉपुलर वही चीज़ होता है जो न्यूज़ को बज़ करता है, जो हैपनिंग होता है। और अगर हैपनिंग के हिसाब से देखिए तो ना तो इसमें इतना ज़्यादा वैल्यू हाई फ्लक्चुएशन, ना ही इसमें इतना ज़्यादा रेगुलर इनकम है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये लंबे रेस का घोड़ा है। एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहे कि मेरा एक पोर्शन तो सेफ एंड सिक्योर है, और जिसमें रिटर्न्स भी आ रहा है और कुछ मंथली इनकम भी आ रहा है जो मेरा खर्च चल रहा है। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब SGBs इंट्रोड्यूस हुए थे, तब देखो और अब की हालत देखो, कितना डिफरेंस हो गया है कि 1 लाख के ऊपर सोना चला गया, और जिन्होंने इन्वेस्ट तब किया होगा तब उन्होंने डिफरेंस देखा होगा। तो आप ये मान के चलो, रियल एस्टेट भी अपना सोना ही होता है, सोने से ज़्यादा ही कहा जाता है रियल एस्टेट को। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, और अगर आपको डर लगता है बाकी कंपनियों के शेयर खरीदने से, तो बेटर है कि आप रीट और इनविट में इन्वेस्ट करें। शुरुआत रीट से करें, बाद में इनविट में कीजिएगा। आप दोनों स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय दीजिए dd urdu specials@gmail.com पर। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।